क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि इस साल के कुछ महीनों में हम ऊर्जा से भरे होते हैं और कुछ महीनों में बिल्कुल थके हुए? हाँ, होता है। कभी-कभी भूख बहुत बढ़ जाती है, तो कभी खाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और आज हम इसी तालमेल के प्राचीन विज्ञान को समझने वाले हैं। हमारे पास स्रोत है आयुर्वेद का महान ग्रंथ चरक संहिता। और हम इसके एक बहुत ही खास अध्याय तस्याशीतीय की गहराइयों में उतरेंगे, जो सिखाता है कि मौसम के साथ कैसे जिया जाए। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही मौलिक विचार से होती है, जिसे ऋतु सात्म्य कहते हैं। ऋतु साथ में। हाँ, यानी मौसम के अनुसार खुद को ढालने की कला। ये सिर्फ खानपान बदलने के बारे में नहीं है। देखिए, इस अध्याय का पहला ही श्लोक इसका महत्व बताता है। तस्याशित्याद्यादहारात् बलं वर्णश्च वर्धते यस्य ऋतो सात्म्यं विदितम चेष्टाहार विपाश्रयम्। इसका मतलब बहुत सरल है। जो इंसान हर मौसम के लिए सही खानपान और रहन सहन को जानता है और उसे अपनाता भी है। बिल्कुल, तो उसकी शारीरिक शक्ति और चेहरे की रौनक दोनों बढ़ती हैं। ये एक तरह से प्रकृति के साथ जीने का निमंत्रण है। तो ये सिर्फ सर्दी, गर्मी, बरसात तक ही सीमित नहीं है। मतलब आयुर्वेद साल को एक बड़े नजरिए से देखता है। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। ये तो काफी दिलचस्प है। जी, पूरे साल को 2 अयन या कालों में बांटा गया है। पहला है आदान काल, यानी उत्तरायण। उत्तरायण, जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। हाँ, और शक्तिशाली होता है। इसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतुएं आती हैं। इस समय सूर्य और हवा वो बहुत तेज होकर पृथ्वी और हमारे शरीर से नमी और ऊर्जा को आदान करते हैं, मतलब खींच लेते हैं। अच्छा, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि साल का ये हिस्सा हमारी ऊर्जा लेता है, जैसे जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो। बहुत अच्छा उदाहरण है। और दूसरा, है विसर्ग काल, यानी दक्षिणायन। जब सूर्य दक्षिण की ओर जाता है। हाँ, और तब चंद्रमा ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसमें वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुएं आती हैं और ये काल हमें ऊर्जा विसर्ग करता है, मतलब देता है। तो ये बैटरी को चार्ज करने जैसा हुआ। बिल्कुल। तो ये समझना जरूरी है कि सूर्य, वायु और चंद्रमा ही हर मौसम में हमारी शक्ति और शरीर के दोषों को नियंत्रित करते हैं। अब यहीं पर एक एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आती है कि हमारे शरीर की ताकत पूरे साल एक जैसी नहीं रहती। इसका एक खास पैटर्न है जो शायद हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। हाँ, और ये बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन है। चरक संहिता कहती है, आदावन्ते च दौर्बल्यम विसर्गादान्योर नृणाम मध्य मध्य बलम त्वन्ते श्रेष्ठ मग्रे च निर्दिशेत। ये सुनने में थोड़ा जटिल लग रहा है। इसे थोड़ा सरल करके समझते हैं। इसका मतलब है कि हमारी शारीरिक शक्ति सबसे ज्यादा होती है सर्दियों में, मतलब हेमंत और शिशिर ऋतु में। सबसे ज्यादा सर्दियों में? जी हाँ, बीच की रहती है वसंत और शरद ऋतु में, और सबसे कम होती है गर्मियों में और बरसात के मौसम में। ये तो वाकई उल्टा है ना? और दिलचस्प बात यह है कि ये एक प्रवाहित प्रवाह है, कोई अचानक होने वाला बदलाव नहीं। गर्मियों की कमजोरी बरसात तक बनी रहती है और सर्दियों में जमा की गई शक्ति हमें वसंत की शुरुआत तक सहारा देती है। ये बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी कि हमारी ताकत सर्दियों में सबसे ज्यादा होती है, जबकि ज्यादातर लोग तो मानते हैं कि ठंड में हम सुस्त हो जाते हैं। चलिए इसी से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि चरक संहिता के अनुसार बाहरी ठंड हमारे शरीर की गर्मी को अंदर ही रोक लेती है। इससे हमारी पाचन अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो बहुत बहुत तेज हो जाती है। शास्त्र में से बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। शीते शीतानिल स्पर्श संरुद्धो बलिनाम बलि पक्ता भवती हेमंते मात्रा द्रव्य गुरु क्षमा। अच्छा, यानी शीत के कारण शरीर में रुकी हुई अग्नि इतनी बलवान हो जाती है कि वो भारी से भारी भोजन भी पचा सकती है। ओह, तो इसीलिए सर्दियों में हमें घी वाले पराठे, मिठाइयाँ और भारी खाना खाने का इतना मन करता है, शरीर खुद ही मांग रहा होता है। बिल्कुल। और ये अग्नि इतनी मजबूत होती है कि अगर इसे सही ईंधन ना मिले तो ये शरीर के अपने ही ऊतकों को, मतलब टिश्यूज को पचाना शुरू कर देती है, जिससे शरीर में वात बढ़ता है। वात मतलब शरीर में सूखापन बढ़ना। हाँ, सूखापन और अस्थिरता। इसीलिए इस मौसम में चिकना, खट्टा और नमकीन भोजन, दूध, घी और गर्म पानी के सेवन की सलाह दी जाती है। शिशिर ऋतु भी हेमंत जैसी है, बस उसमें रूखापन थोड़ा ज्यादा होता है। और सर्दियों के बाद आता है वसंत, जिसे हम नई ऊर्जा का मौसम मानते हैं।
लेकिन आयुर्वेद यहाँ एक चेतावनी देता है। ऐसा लगता है कि वसंत में जो आलस महसूस होता है, जिसे हम स्प्रिंग फीवर कह देते हैं, उसका कारण असल में कुछ और है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सर्दियों में जो कफ हमारे शरीर में जमा होता है वो वसंत में सूरज की गर्मी से पिघलने लगता है। कफ मतलब शरीर में भारीपन और चिकनाई वाला तत्व। हाँ, इसे ऐसे समझें जैसे शहद सर्दियों में जम जाता है और गर्मी में पिघलकर बहने लगता है। ये पिघला हुआ कफ हमारी पाचन अग्नि को मंद कर देता है, जिससे कई रोग पैदा होते हैं। श्लोक कहता है, वसंते निचितः श्लेष्मा दिनकृद भाविरी ईरितः कायाग्निम बाधते रोगांस्त ततः प्रकुरते बहोन। तो वसंत में उत्सव के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। फिर इसका उपाय क्या है? इसीलिए आयुर्वेद में वसंत को शरीर की शुद्धि के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। वमन यानी थेरेप्यूटिक वॉमिटिंग जैसी क्रियाएं इस बढ़े हुए कफ को बाहर निकालती हैं और खान पान में भारी, मीठे और चिकने भोजन से बचना चाहिए। और हल्के अनाज और व्यायाम पर जोर देना चाहिए। जी बिल्कुल। अब आते हैं गर्मियों पर। ये तो हम सब महसूस करते हैं कि सूरज हमारी सारी ऊर्जा खींच लेता है। आज की सलाह है कि खूब पानी पियो, इलेक्ट्रोलाइट्स लो। प्राचीन विज्ञान क्या कहता है? लगभग यही बात, बस उसके पीछे का सिद्धांत और गहरा है। ग्रीष्म में सूर्य अपनी किरणों से दुनिया का स्नेह यानी जो सार तत्व है उसे सोख लेता है। इसलिए इस समय शरीर को ठंडा, तरल और स्निग्ध रखने पर जोर दिया जाता है। जैसा कहा गया है, स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम। मतलब मीठा, ठंडा, तरल और चिकना भोजन पानी फायदेमंद है। हाँ, जैसे ठंडा शरबत, सत्तू, घी और दूध के साथ चावल। और जीवन शैली, आजकल तो लोग गर्मी में भी जिम जाते हैं, खूब मेहनत करते हैं। क्या ये सलाह आज के समय में व्यावहारिक है? ये एक जरूरी सवाल है। चरक संहिता के अनुसार इस मौसम में भारी व्यायाम और मेहनत से बचना चाहिए, क्योंकि शरीर पहले से ही कमजोर होता है। दिन में ठंडे घर में रहना, रात में चांदनी में छत पर सोना, ये सब शरीर को स्वाभाविक रूप से ठंडा रखने के तरीके हैं। गर्मियों के बाद आती हैं बारिश की फुहारें। राहत तो देती हैं, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, हमारा शरीर इस समय सबसे कमजोर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो गर्मियों की कमजोरी शरीर में बनी रहती है और ऊपर से बारिश में जमीन की भाप, पानी में स्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई एसिडिटी और बादलों वाले मौसम के कारण पाचन अग्नि बहुत मंद पड़ जाती है और वात जैसे दोष बिगड़ जाते हैं। श्लोक में इसका कारण बताया गया है, भूबाष्पान्मेघ्निस्यन्नात् पाकादम्ला जलस्य च वर्षा स्वग्नि बले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः। इसलिए इस मौसम का मुख्य लक्ष्य पाचन अग्नि की रक्षा करना है। तो इस समय हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारी पाचन शक्ति बनी रहे? ऐसा भोजन जो आसानी से पच जाए, जैसे पुराना जौ, गेहूं, चावल और मांस का सूप। भोजन में शहद का प्रयोग बहुत फायदेमंद बताया गया है। शहद? वो क्यों? क्योंकि ये पाचन में मदद करता है। और सबसे जरूरी, उबला हुआ या अच्छी तरह साफ किया हुआ पानी पीना चाहिए। नदी के पानी, दिन में सोने और भारी व्यायाम से तो बिल्कुल बचना चाहिए। इसके बाद आता है शरद ऋतु का मौसम। आसमान साफ, हल्की ठंडक, ये तो साल का सबसे सुहाना समय लगता है। लेकिन आयुर्वेद यहाँ एक छिपे हुए खतरे की बात करता है, पित्त का प्रकोप। ये तो उल्टा लगता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं आयुर्वेद की गहराई दिखती है। वर्षा ऋतु में शरीर में जो पित्त यानी गर्मी और एसिडिटी वाला तत्व जमा होता है, अच्छा, वो शरद में अचानक तेज धूप निकलने से भड़क उठता है। शरीर बारिश की ठंडक का आदी हो चुका होता है और सूरज की किरणें उसे सहन नहीं होती। शास्त्र कहता है, वर्षा शीतो चितांगानाम सहसैवार्क रश्मिभिः तप्तानाम आचितम पित्तम प्राय शरदी कुप्यति। अच्छा, तो ये शरीर के अचानक मौसम बदलने पर की गई एक प्रतिक्रिया है। तो इस बढ़े हुए पित्त को शांत कैसे किया जाए? इसके लिए मीठा, हल्का, ठंडा और कड़वे रस वाला भोजन करने की सलाह दी जाती है। घी का सेवन पित्त को शांत करने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। और इस मौसम की एक बहुत ही काव्यात्मक देन है हंसोदक। हंसोदक ये क्या है? ये वो पानी है जो दिन में सूर्य की किरणों से तपता है, रात में चंद्रमा की किरणों से ठंडा होता है और अगस्त्य तारे के प्रभाव से विष रहित हो जाता है। इसे अमृत के समान माना गया है। वाह, तो ये तो एक पूरा कैलेंडर हो गया कि कब क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बचपन से ही किसी खास तरीके से रहता आया हो, जैसे कोई दक्षिण भारत में रहता है
और गर्मियों में भी मसालेदार भोजन खाता है और उसे कोई परेशानी नहीं होती। क्या वो इन नियमों को तोड़ रहा है? अब आप इस विज्ञान के सबसे गहरे सिद्धांत पर आ गए हैं, जिसे साथ में कहते हैं। साथ में यानी अनुकूलता या आदत। आयुर्वेद मानता है कि जो चीजें लगातार अभ्यास से शरीर के लिए सुखद हो जाती हैं, वे नियम न होते हुए भी नुकसान नहीं करती। इसे ओक सात्म्य कहते हैं। अच्छा, मतलब आदत। हाँ, इसी तरह देश सात्म्य भी होता है, यानी किसी खास जगह के लिए उसके विपरीत गुणों वाली चीजें अनुकूल हो जाती हैं, जैसे नमी वाली जगह पर सूखी और गर्म चीजें खाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि चरक संहिता कोई कठोर नियम पुस्तिका नहीं है, बल्कि ये एक गाइड है जिसे हमें अपने शरीर, अपनी आदतों और अपनी जगह के हिसाब से अपनाना चाहिए। बिल्कुल, ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है। ये हमें सिखाता है कि हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है, बल्कि उसका एक अभिन्न अंग है। ये नियमों से ज्यादा हमारे शरीर और हमारे आसपास की दुनिया के बीच हो रही बातचीत को सुनने का एक तरीका है। ये ग्रंथ सूर्य, चंद्रमा और हवा की हमारी शक्ति पर प्रभाव की बात करता है। आज की हमारी आधुनिक एयर कंडीशन जिंदगी में, जहां हम 24 घंटे एक जैसे तापमान में रहते हैं, क्या हम इन मौलिक लयों से अपना संबंध खो चुके हैं? और अगर हम सिर्फ अपने खान पान में मौसम के अनुसार छोटे छोटे बदलाव करके इस संबंध को फिर से जोड़ने की कोशिश करें, तो हम अपनी सेहत में कितना बड़ा सुधार ला सकते हैं?